हेलो गाइस। ये हमारा पहला लेक्चर है ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ योर पैथोलॉजी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हम समझेंगे डिसीज़ कैसे होती है, सेल्स कैसे डैमेज होते हैं, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस के पीछे क्या मैकेनिज़्म है, ये सब हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पैथोलॉजी होती क्या है, पैथोलॉजी का मतलब ही क्या है, व्हाट डज दिस पैथोलॉजी मीन्स। तो पैथोलॉजी एक ब्रांच कह लो, एक मेडिकल साइंस की, जो डील करती है स्टडी ऑफ डिसीज़ की। मतलब इस पैथोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिसीज़ का कॉज क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब कॉज हो गया, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई इंजरी होगी, कोई हॉट चीज़ लगी या फ्रॉस्ट बाइट होगी, एनीथिंग, कोई भी कॉज है, उसकी वजह से बॉडी कैसे इफ़ेक्ट हुई, दैट इज़ मैकेनिज़्म। बॉडी इफ़ेक्ट होने के बाद कौन कौन से चेंजेस दिखे, वो सब मिलेगा। और क्लिनिकली हमें सिम्टम्स क्या शो हुए, दैट इज़ पैथोलॉजी। इस पैथोलॉजी के अंदर हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि डिसीज़ क्यों होती है, कैसे डेवलप होती है, बॉडी में क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं और इनके सिम्टम्स कैसे अपीयर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पैथोलॉजी है, ये एक ब्रिज है, किसके बीच में है, एक बेसिक साइंस जो हमें बताती है कि कॉज से लेके क्लिनिकल साइंस आने तक क्या मैकेनिज़्म रहा है। ये हमारी बेसिक साइंस है प्लस क्लिनिकल मेडिसिन। तो ये पैथोलॉजी हमें हेल्प करती है, एक ब्रिज का काम है कि वो बेसिक से लेके बिल्कुल एंड तक समझा रही है। तो पैथोलॉजी इज़ अ ब्रिज बिटवीन बेसिक साइंस और क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, पैथो का मतलब होता है डिसीज़ या फिर सफरिंग। मतलब उसको कोई डिसीज़ है, डिसीज़ मान लो कोई किडनी डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, कोई भी डिसीज़ है, उस डिसीज़ को स्टडी करना, दैट इज़ योर पैथोलॉजी। अब तुम्हें पता होगा कि पैथोलॉजी भी दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है सिस्टमिक। ठीक है, हमने इसको ब्रॉडली डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हम जनरल के अंदर ना बेसिक रिएक्शंस पढ़ते हैं या फिर बेसिक चेंजेस ये पढ़ते हैं, किसके, सेल्स के या फिर टिश्यू टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई। अब इसका मतलब समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि बेसिक चेंजेस कैसे आएंगे, कोई सेल इंजरी हो गई है या नेक्रोसिस हो गई है या फिर एपोप्टोसिस हो गई है, ये तुम्हारे क्या हैं बेसिक चेंजेस। यार सब छोड़ो, बस जनरल इतना समझो, सेल और टिश्यू में क्या इंजरी हुई, कैसे इंजरी हुई, सिर्फ सेल्स और टिश्यू की बात करेंगे ना, वो तुम्हारी जनरल पैथोलॉजी है। मतलब सेल्स कैसे डैमेज हुआ, टिश्यू कैसे डैमेज होंगे, दैट इज़ योर जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिस्टमिक की, तो सिस्टमिक ओवरऑल किसको इंक्लूड करती है, तुम्हारे ऑर्गन्स को। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑर्गन को या फिर कोई सिस्टम को इसको इंक्लूड करती है। जैसे मान लो हार्ट हो गया, ये मायोकार्डाइटिस में पढ़ेंगे, लीवर हेपेटाइटिस, किडनी नेफ्राइटिस, लंग्स निमोनिया। तो ये सब किसके अंदर जा रहा है, तुम्हारा सिस्टमिक के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन्स या फिर तुम्हारा एक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है पूरा, या हार्ट का हो गया, लंग का हो गया, किडनी का हो गया। तो ये तुम्हारा एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज़ बन गई, तो वो कहाँ चली जाएगी, सिस्टमिक के अंदर। और अगर मैं जर्नल पैथोलॉजी की बात करूँ, वो सिर्फ तुम्हारी बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है कि सेल्स की इंजरी कैसे हो रही है, वहाँ पे नेक्रोसिस कैसे हुई। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। ठीक है, इंजरी से सेल डेथ कैसे हुई, ये हम सब कहाँ पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि पैथोलॉजी क्या है, हम एक डिसीज़ की स्टडी करेंगे या फिर कोई भी बॉडी का अगर स्ट्रक्चर है या फंक्शन ऑफ द बॉडी इन द डिसीज़ है, वो हम पढ़ेंगे। अब ये भी तुम्हें मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, सेल्स में, टिश्यू में या फिर ऑर्गन के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि डिसीज़ क्या होता है।
डिसीज़ क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन। अब मान लो ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये है तुम्हारा हेल्दी पर्सन और ये है तुम्हारा अनहेल्दी पर्सन, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा है हेल्दी पर्सन को तो कोई डिसीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये बेचारा सैड है, ये अनहेल्दी है, इसको कोई ना कोई डिसीज़ होगी। तो ये क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है या जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब मान लो इसके अंदर, ओके छोड़ो, इसके अंदर जो ये हेल्दी है इसका जो हार्ट है ये गुड है, एकदम परफेक्टली फाइन है। और जो ये अनहेल्दी है इसका हार्ट मतलब इस इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी, मायोकार्डाइटिस बहुत ज़्यादा होगी है, ठीक है। तो अब ये जो हार्ट है ना ये बता रहा है हमें कि जो सही है उससे डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। ये सही था और ये डिफरेंस क्या आया इसके अंदर, एबनॉर्मल कंडीशंस जो इसके अंदर क्रिएट हुई हैं होगी ना, ये हमें बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर डिसीज़ है, ठीक है। जब जब बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन नहीं कर पाती ना, चाहे वो केमिकल हो, फिज़िकल हो, बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल को, कोई भी उसका रीज़न हो, तब हम कह देते हैं कि बॉडी डिसीज स्टेट में है, मतलब वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, तब हम बोल देते हैं कि हाँ भाई बॉडी तो डिसीज स्टेट में जा चुकी है। अब मान लो अगर लीवर इन्फ्लेम हो गया उसको हम हेपेटाइटिस को कह देते हैं, या मान लो जब हार्ट हमारा प्रॉपरली पंप ना करे उसको कार्डियक फेलियर बोल देंगे, या जब किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है तो उसको रीनल डिसीज़ बोल देंगे, ठीक है। तो पैथोलॉजी का काम ही यही है कि ये समझना जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज़्म क्या है, शुरू से लेके एंड तक समझना कि स्टार्टिंग से क्या हो और एंड तक हमें सिम्टम्स क्या देखने मिले। तो ये है हमारा पैथोलॉजी में काम समझना और डिसीज़ को समझना कि एक जड़ तक जाना, कि तुम्हें पता हो कि इसका जड़ से क्या लेना देना है, ठीक है। और ये वही है जनरल पैथोलॉजी, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सेल्स और टिश्यू के लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं वो आगे वैसे पढ़ लेंगे। इतना समझ लो भी कहीं कोई चीज़ डिपॉजिट होगी, मान लो कोई फैट डिपॉजिट हो गया, कहीं पे म्यूकस डिपॉजिट होगी, पिगमेंट हो गया, कोई स्टिमुलाई की वजह से सेल डेथ हो गई, तो वो हम जर्नल पैथोलॉजी में कंसीडर करते हैं। अब जो मेन टॉपिक ये आता है कि पैथोलॉजी क्या कवर करती है, वो कवर करती है 5 एस्पेक्ट ऑफ डिसीजेस। ये हर एक डिसीज़ को समझने के लिए ना पैथोलॉजी के 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, मतलब ये 5 पिलर्स हैं हर डिसीज़ को एनालाइज में जो हेल्प करते हैं हमें। अब मान लो कोई डिसीज़ हुआ किसी को, ठीक है, सबसे पहले हम उसकी इटियोलॉजी समझेंगे। अब इटियोलॉजी क्या होता है? द कॉज ऑफ डिसीज़। अब कॉज ऑफ डिसीज़ कुछ भी हो सकता है, मान लो हाइपोक्सिया क्या हो गया या हिस्टीमिया हो गया। अब तुम्हें हाइपोक्सिया पता होगा, जब ब्लड से टिश्यू के अंदर काफ़ी ऑक्सीजन नहीं जा पाती या ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा लो हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। अब इनमें से कोई भी कंडीशन हो गई, कोई टॉक्सिन्स आ गया, इन्फेक्शंस, कोई भी बैक्टीरिया है, तुम्हारा वायरस है, कुछ भी आ गया बॉडी के अंदर, उस चीज़ को स्टडी करना, द कॉज ऑफ डिसीज़, उसको हम कहते हैं इटियोलॉजी। जैसे अब साइंटिस्ट हैं, है ना, अब वो यही पता लगाते हैं कि ये डिसीज़ वायरस की वजह से हुई है या बैक्टीरिया की वजह से हुई है या फंजाई की वजह से हुई है, ठीक है। तो वो हमें डिसीज़ बताते हैं, कॉज बताते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी के बाद हमें पता चलती है उसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है? एक मैकेनिज़्म और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग फ्रॉम कॉज टू डिसीज़। मतलब पैथोजेनिस हमें बताएगा कि ये कॉज है, मान लो एक ये इसका बैक्टीरिया था भाई, अब ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। अब बॉडी को जब डिसीज़ होगी ना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। समझ में आया? पहले कॉज को हमने ईटियोलॉजी बोल दिया जी, उसके अंदर बॉडी के अंदर जाके उसने डिसीज़ कैसे कॉज करी, उस मैकेनिज़्म को हमने पैथोजेनेसिस बोल दिया। समझ में आया? ठीक है, मैकेनिज़्म अब हमने समझ लिया भाई। अब कॉज भी पता चल गया कि ये तो भाई बैक्टीरिया है। अब हमें
पैथोजेनेसिस, अब मान लो इसमें हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, चलो टीबी ले लो, ठीक है। टीबी के अंदर इसने हमारे लंग्स ख़राब कर दिए, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि लंग्स के अंदर कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम कहाँ देखेंगे, सेल्स के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर। ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो अब तो मैं समझ में आया, मान लो एक टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम पहले उसका कॉज जानेंगे, ठीक है भाई ये बैक्टीरिया है। उसके बाद उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे कि हाँ वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। अब लंग्स के सेल्स और टिश्यू में क्या अल्ट्रेशन आई वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो हमें एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी, हाँ सेल्स और टिश्यू में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। उसके बाद आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अब जो चेंजेस आए बॉडी के अंदर उसकी वजह से क्लिनिकली हमें क्या देखने को मिला, कौन से साइंस आए, कौन सी सिम्टम्स आई, ठीक है, और क्या लैब फाइंडिंग्स मिलेंगी हमें। अब साइंस एंड सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है, कभी फीवर आता है, कफ आएगा, जैसे एफएमडी के अंदर हमें फुट और माउथ पे अल्सर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो हमें देखने को मिले, जैसे पिकुलर साइंस होता है, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज जो हमें देखने को मिलेंगे उस चेंज की वजह से, वो भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद तो या तो फिर रिजल्ट हो जाएगा कि या तो एनिमल जो है वो इम्प्रूव होगा या फिर उसकी डेथ होकर टर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझते हैं, चलो इसको अब हम समझते हैं निमोनिया से, ठीक है। भी किसी एनिमल को हो गया निमोनिया, मैं इटियोलॉजी इसकी ले रही हूँ स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था उसकी वजह से इसको हो गया निमोनिया, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस इसकी ये है अंदर हुई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा एल्वियोलाई है ना उसके अंदर होगी इन्फ्लेमेशन। समझ में आया इतना। इटियोलॉजी मैंने ले ली स्ट्रेप्टोकोकस है, पैथोजेनेसिस उसके अंदर ये मैंने कर लिया कि एल्वियोलाई के अंदर इसकी होगी इन्फ्लेमेशन जी। अब मेरी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, जो मेरे एल्वियोलाई थे ना वो एक्सुडेट से फिल्ड अप हो गए हैं, ठीक है, वो एक्सुडेट से फिलअप हो गए। तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मेलिटीज़ इन दी सेल्स एंड टिश्यू के अंदर। अब इसके अंदर ठीक है ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया कि हाँ भाई एल्वियोलाई के अंदर एक्सुडेट फिल्ड अप हो गया। फंक्शनल चेंज मेरे पास ये आया कि रिड्यूस हो गया गैस एक्सचेंज। ये तुम्हें पता ही होगा कि एल्वियोलाई जो होता है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, वो CO2 O2 बाहर CO2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालता है, तो एल्वियोलाई ये काम करता है। तो अब एल्वियोलाई क्या कर रहा है, जो गैस एक्सचेंज है इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शनल चेंज आ गया हमारे पास कि गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। मॉर्फोलॉजिकल ये चेंज आ गया कि इसके अंदर एक्सुडेट फिल हो गया एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, ये बात आ गई। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आई मेरे पास, एनिमल खांसी करेगा, उसको फीवर होगी, उसको ब्रेथलेसनेस होगी, उसको सांस नहीं अच्छे से आएगी, तो ये क्या होगी हमारी क्लिनिकल साइंस होगी। तो अगर हम मोटा मोटा इसको समझें भी, इसके 5 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो पैथोलॉजी क्या क्या कनेक्ट कर रही है, पहले उसका कोज कनेक्ट कर रही है, फिर उसका मैकेनिज़्म, फिर उसके अंदर क्या चेंजेस आए, फिर उसके क्या सिम्टम्स आए, ये क्या कर रही है हमारी पैथोलॉजी, 5 चीज़ों को कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल इंजरी की, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ओके, हर एक डिसीज़ की शुरुआत होती एक ही जगह से शुरुआत होती है, वो है सेल लेवल पर, ठीक है। अगर सेल सेफ है, बॉडी हेल्दी है, सब बेटर है, सब ठीक है, लेकिन अगर सेल डैमेज हो गया तो मतलब डिसीज़ शुरू हो गई। सेल डैमेज ऐसा है कि अगर बॉडी उसको रिपेयर कर पा रही है तो वो रिवर्सिबल में काउंट हो जाएगी। अगर सेल इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि वो इरिवर्सिबल है, वो अपनी नॉर्मल सेल में नहीं वापस आ पा रहा, तो हम उसको इरिवर्सिबल कह देंगे, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रख लेना कि जो रुडोल्फ विर्चो है वो फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी है, याद रखना इसको, ओके। अब मान लो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस आया, उसने अडेप्ट कर लिया, ठीक है।
मैं तुम्हें एक नॉर्मल सेल था, उसके ऊपर स्ट्रेस आया और उसने अडेप्ट कर लिया। अब उसने अडेप्ट कर लिया मतलब उसके ऊपर से स्ट्रेस हट गया। अगर स्ट्रेस हट गया तो नॉर्मल सेल आ जाएगा वो। ठीक है, सेल नॉर्म समझ में आया। एक नॉर्मल सेल था, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आया। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है यार, कोई बर्न हो गया, कोई कोल्ड चीज़ लगी, या किसी ने पिंच कर दिया, मतलब कुछ भी हो गया, उस पर स्ट्रेस कंडीशंस आई, लेकिन बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया और स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशंस में चला जाएगा। बट अगर सेल उसको अडेप्ट नहीं कर पाया, इनएबिलिटी टू अडेप्ट हो गया, तो क्या हो जाएगी? सेल इंजरी हो जाएगी। सेल इंजरी होगी। कई बार तो इंजरियस स्टिमुलाई ही ऐसा मिल जाता है कि सीधा ही सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, सेल इंजरी एक वो कंडीशंस होती हैं जब सेल इज़ अनेबल टू मेंटेन इट्स नॉर्मल होम्योस्टेसिस ड्यू टू दी हार्मफुल स्टिमुलाई। कि सेल इंजरी अपनी उस स्टेट में है जहाँ पे वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो है हमारी सेल इंजरी। अब अगर जो स्ट्रेस है वो माइल्ड और ट्रांजिएंट है, मतलब अगर वो एडजस्ट कर लेता है, वो अडेप्ट कर लेता है, बट अडेप्ट के भी होगा, या तो उसने हाइपरट्रॉफी कर ली या हाइपरप्लेजिया कर लिया, मतलब सेल्स का या तो साइज़ इंक्रीज़ कर लेगा या सेल्स का साइज़ डिक्रीज़ कर लेगा या अपने सेल्स के नंबर इंक्रीज़ कर देगा, उसको तो हम बोलते हैं भी हाँ अडेप्टेशन होगी है, क्योंकि स्ट्रेस माइल्ड था तो वो अडेप्ट कर लेगा, मतलब ठीक है चल जाएगा काम। लेकिन अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा सिवियर था, इतना बढ़ता ही या प्रोलॉन्ग काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहा, तो वो क्या हो जाएगी? वो सेल इतना इंजर्ड हो जाते हैं कि वो इरिवर्सिबल है, मतलब अब इसके आगे ठीक होना मुश्किल है। तो इरिवर्सिबल के बाद क्या होती है? सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्रोसिस है, एपोप्टोसिस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ द सेल इंजरी की, कि सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले ना हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई है ना जो, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अब इस बात को समझो। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जो टिश्यू या ऑर्गन है उनके अंदर ऑक्सीजन का लो लेवल। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं? वो कम है। ठीक है, ईमिया का वैसे ही मतलब होता है कि वो ब्लड से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि ओके। अब हाइपोक्सिया का क्या कारण है कि हाइपोक्सिया टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कैसे कम हो गई? अब ये मानो कि इस्चीमिया हुआ, मतलब ब्लड सप्लाई कम है। अब मान लो ये आर्टरी है तुम्हारी, ठीक है, इसके अंदर होगी आर्थरोस्क्लेरोसिस, मतलब तुम ऐसे समझो यहाँ पे कोई चीज़ अटकी, ऑक्लूड होगी आर्टरी अंदर, यहाँ पे कोई प्लेग बन गया। अब यहाँ पे प्लेग बन गया, अब एक ब्लड जा रहा है मस्त ऐसे, और एक यहाँ पे ओक्लूजन हो गई तो ब्लड जा रहा है ऐसे, तो थोड़ा सा ल्यूमन का साइज़ तो डिक्रीज़ हुआ है ना। अब ल्यूमन का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ब्लड भी यहाँ से कम जाएगा, अगर ब्लड कम जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस्चीमिया जब ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होगा। तो सेल इंजरी का सबसे फॉरमोस्ट कारण ही क्या है? हाइपोक्सिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम जा रहा है टिश्यूज़ में। ठीक है, और ये अब याद रखना कि हाइपोक्सिया कैसे इंजरी करता है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया क्या करता है? अब ऑक्सीजन कम है तो जिसकी वजह से एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन है ये होती कहाँ है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन करती है, ये बनाती है एटीपी। अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन ही कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली एटीपी भी कम हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेटिव अगर फॉस्फोरिलाइजेशन कम हो रही है तो एटीपी भी कम हो जाएगा। और एटीपी हमें, और ये सबको पता होगा कि जो एटीपी सिंथेसिस है या जो एटीपी का काम है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए एटीपी चाहिए। हम ये बात कर रहे थे कि हाइपोक्सिया की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी।
तो अब हम ये जान रहे थे कि एटीपी के कम होने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा। तो इस बात को समझो, एटीपी क्या है ये सबको पता होगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये, ठीक है। अब ये अगर ये ट्राइफॉस्फेट जो है ये क्या है, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि हर सेल के अंदर बनता है और सेलुलर प्रोसेसेस जो अंदर बॉडी के चलती हैं उनको एनर्जी देता है। मतलब ये एटीपी क्या है, ये हमारी एनर्जी है, ये हर एक सेल को एनर्जी देता है। अब कैसे देता है ये तुम्हें पता होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी काम होता है, जो कि हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, तो उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के काम आता है। दूसरा, एटीपी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, जो सेल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल होते हैं उनको भी मेंटेन करके रखता है। अब एटीपी के कितने काम है, ये कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस में यूज़ होता है। और अगर एटीपी ही कम हो गया तो सेल अपना फंक्शन प्रॉपरली कैसे करेगा, है ना। अब सवाल ये है कि एटीपी था कहाँ, ये था माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ओके, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, जो भी हमारे पास ग्लूकोज होंगे या जो फैटी एसिड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन करवा के इनसे एटीपी निकलवाना, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। ग्लूकोज या फैटी एसिड से हम एटीपी अपना प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है यार, वही जो ग्लाइकोलिसिस या फिर जो क्रेब साइकिल है, इन सब से वो NADH बनते हैं, फिर ETC चेन में जाके ATP से वो क्या बनता है, ADP प्लस फॉस्फेट, वहाँ से हमारा ATP बनता है। तुम बस इतना याद रखो कि हाँ, इस जो ये प्रोसेस मैंने बताया इसमें एक तो ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, ठीक है, और एक वो फॉस्फोराइलेशन ADP से बस करते हैं तो ATP बनता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर अब ऑक्सीजन ही नहीं है, अगर वो पूरी ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ETC साइकिल, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं हमें मिल रहा, हाइपॉक्सिया चल रहा है, तो मतलब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थी वो तो सारी रुक गई। अगर वो रुक गई तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी। समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जी तो रुक गई है, तो ऑक्सीजन तो आ नहीं रहा, तो एटीपी कैसे बने, ठीक है। अब अगर एटीपी कम हुई तो ये पहला मैकेनिज़्म है जहाँ पे हमारी सेल इंजरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इस एक सेकेंड, ठीक है, ये एटीपी सिंथेसिस कैसे होगी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इतना समझ लो कि हम ये इसकी सिवेरिटी पे डिपेंड करते हैं कि अडेप्ट हो सकता है या इंजरी होगी या मर जाएगा, ये इसकी सिवेरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिज़िकल एजेंट्स भी, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो सेल इंजरी या सेल डेथ कोज करते हैं। अब कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, गन शॉट वुंड हो गया, या थर्मल एनर्जी है, बर्न्स, डीप कोल्ड कम फ्रॉस्ट बाइट भी कह देते हैं, या कोई रेडिएशन है, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक है, ये सारे फिज़िकल एजेंट्स हैं जो हमारे सेल इंजरी के करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास, उसके बाद है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में आए कोई हैवी मेटल्स आए, उनकी पॉइजनिंग है, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते ही हैं कि आर्सेनिक पॉइजनिंग से क्या होगा, मरकरी पॉइजनिंग से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलाई, कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं जहाँ पे मतलब एस्बेस्टॉस ज़्यादा होगा, या इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, ये सब कहाँ आते हैं, हमारे केमिकल एजेंट्स, जो कि क्या कोज करते हैं, सेल इंजरी। उसके बाद है इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, माइकोप्लाज्मा है, प्रोटोजोआ है, रिकेट्शियल डिसीज़ है, क्लाइमेडियल है, ये सब उन पे है। अब मान लो कोई जैसे E. coli है, वो क्या कॉज करती है, एंट्राइटिस कॉज करती है, ठीक है।
अब कोई भी पार्वो वायरस है वो यंग वंस के अंदर मायोकार्डाइटिस कॉज करता है, ठीक है। इनका मैकेनिज़्म तो वही है ना कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बने जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुई, फिर एक इम्यून रिएक्शन हुई। तो ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर हैं, मतलब इनके क्या क्या कॉजेज़ हैं जो सेल इंजरी कॉज कर रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिसीज़। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है कि बॉडी अपने सेल्स को खुद ही अटैक करती है, खुद ही मार देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़। या फिर कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शंस है, कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा हिस्टामिन बनता है वही बॉडी के रिएक्शन कर देता है, या कोई थ्रोम्बोक्सिन बन रहा है, वो सब क्या करते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कॉज करते हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है। जब वाइटामिन्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो भी एक कॉज है, ठीक है। या फिर जैसे हम ये कहते हैं ना कि जो विटामिन ई होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर सपोज़ करो इसकी ही डेफिशिएंसी होगी तो ऑक्सीडेटिव इंजरी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बॉडी में ज़्यादा होंगे तो वो भी सेल डैमेज करेंगे, ठीक है। या ओबीज़ एनिमल है, अगर मान लो अगर उसके अंदर फ़ैट ज़्यादा है तो फ़ैट सबसे पहले कहाँ जाके एक्यूमुलेट होगा, लीवर के अंदर। वहाँ क्या बनाएगा, फैटी लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक लिपिडोसिस, ठीक है। अब इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस वाला मैंने आपको बताया था कि अगर ह्यूमन के अंदर ऐसे कोई प्लेग वगैरह बन गया तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम होगी है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी, उसके बाद फिर सेल इंजरी कॉज हो जाएगी, ठीक है। या फिर कोई क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट है। तो कल हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी, ठीक है।